तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th के लिए, जो कि है इंडियन इकोनॉमी बुक का, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह एक्सप्लॉइट हुई थी, वो भी ब्रिटिश रूल के द्वारा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में, और जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते थे, वो कैसा था दूसरी कंट्रीज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी, उसे देखना ना भूले। वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कंप्लीट कराया आपको इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, और क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था वो कैसी थी, अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो का फर्स्ट टॉपिक। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी कि 1947 एंड 48 की बात करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी वो 1947 में मिली थी, तो हम उसी टाइम की बात करेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर में हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट अगर पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता था यानी कि जो हम क्रॉप प्रोड्यूस करते थे वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अगर हम थोड़ा डेटा की बात करें तो जो राइस का प्रोडक्शन था वो 665 किलोग्राम्स 1947 एंड 48 में प्रोड्यूस करते थे, जबकि 2016 एंड 17 की अगर हम बात करें तो 2550 यानी कि 2550 किलोग्राम्स 2016 एंड 17 में प्रोड्यूस करने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि बढ़ तो रहा है हमारा, लेकिन क्या है टाइम के साथ बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था। मतलब जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर 1947-48 में सबसे आगे था, सबसे यानी कि पीछे था, लो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, और 2016-17 में आते आते ये क्या हुई, बढ़ गई थी। और ऐसे ही अगर हम वीट की बात करें तो 660 किलोग्राम जो प्रोड्यूस होता था वो 1947 एंड 48 में प्रोड्यूस होता था, जबकि 2016 एंड 17 की अगर हम बात करें तो 3216 यानी कि 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो हमारा वीट था वो प्रोड्यूस होता था 2016 एंड 17 की। तो जैसा कि डेटा से आपको पता चल रहा है कि टाइम के बढ़ते साथ साथ ये जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई, यानी कि हम हाई की तरफ शिफ्ट हुए, हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पहले जो हमारा था वो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी था। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो पहले जो सिस्टम चलता था, वो जो लोग इरिगेशन के लिए वो डिपेंड्स होते थे वो सिर्फ किस पे होते थे, रेनफॉल पे, यानी कि जो बारिश आएगी, बारिश का समय होगा, उसी टाइम से जो भी इरिगेशन होगी उस बारिश के पानी से वही कर लिया करते थे, और कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भी कुछ ना कर सकी हमारे लिए कि हम कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी बना दे इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। तो इससे क्या होता था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा, क्रॉप भी अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या बारिश ज़्यादा हो गई या कम हुई तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्रॉप होगी वो खराब हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी अनसर्टेनिटी की डिग्री थी वो कैसी हो गई, अनसर्टेनिटीज बढ़ गई, मतलब हमें खतरा रहने लगा, कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारी क्रॉप खराब भी हो सकती है और सही भी रह सकती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि हम जो क्रॉप प्रोड्यूस करते थे इंडिपेंडेंस के टाइम में, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हम प्रोड्यूस करते थे, वो कैसी थी, वो सिर्फ हम अपने खुद के यूज़ के लिए करते थे, यानी कि हम उस जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करते थे उसे सेल नहीं किया करते थे, बल्कि क्या करते थे, खुद के लिए प्रोडक्शन करते थे। जो भी प्रोड्यूस करते थे उसे घर में यूज़ कर लिया करते थे या घर के लिए सभी खा लिया करते थे। कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं था जो भी सेल किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा करने नहीं देती थी। और उसके बाद भी जो इंसानों को आदत पड़ी हुई थी वो कैसी थी कि हम खुद ही जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो खुद के लिए, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेलिंग वर्क नहीं करेंगे। अब हम अगर थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो ओनर्स थे एंड टिलर्स थे, यानी कि जो ओनर्स जैसे कि जमींदार और टिलर्स जो हो गए जैसे कि फार्मर, अब ये क्या होते थे, इनके बीच गल्फ होते थे। गल्फ यानी कि अगर हम बात करें तो गल्फ मतलब लड़ाई झगड़े, तो इनके बीच झगड़े हुआ करते हैं, मतलब मतभेद हुआ करते थे, मतलब दोनों एक दूसरे से कभी खुश नहीं रहते थे। एक साइड में तो हो जाते थे ओनर्स
यानी कि जमींदार, एंड दूसरी साइड जो था उस साइड हो जाते थे टिलर्स यानी कि जो फार्मर्स हुआ करते थे। और इनके बीच क्या हुआ करता था कि मतलब एक दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ करता था, कभी एक दूसरे से इनकी बनती नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, मतलब ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहने लगे, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो उन्हें लैंड रेवेन्यू जो इतना अमाउंट पे किया करते थे वो बहुत कम था, क्योंकि सिर्फ उतना अमाउंट पे किया करते थे कि बस ये सरवाइव कर सके, यानी कि बस अब जिंदा रह सके, कोई एक्स्ट्रा डिमांड फुलफिल नहीं होती थी। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया है कि जमींदार जो थे वो फार्मर्स को यानी कि टिलर्स को सिर्फ उतना ही अमाउंट पे किया करते थे कि वो बस सरवाइव कर सके, यानी कोई एक्स्ट्रा डिमांड फुलफिल नहीं किया करते थे। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग या स्कैटर्ड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स भी लिख सकते हैं। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि मतलब फैला हुआ, मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, यानी कि जो लैंड के टुकड़े थे वो टिलर्स के पास यानी फार्मर्स के पास थे तो, लेकिन बहुत बहुत छोटे छोटे पीस थे, और वो भी ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पीस पास में हो, यानी कि थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा कहीं और है और थोड़ा कहीं और है। तो इससे क्या होता था कि जो लैंड था हमारे पास वो थी तो, लेकिन क्या था बहुत दूर दूर थी, या बहुत बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड थी और बहुत दूर दूर थी, यानी पास में नहीं थी, तो हम ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस एक साथ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो ब्रिटिश राज के अंदर चला था, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि जमींदार जो थे वो सॉइल के ओनर बन गए थे, एंड सिर्फ वो जमींदार जो थे वो जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्हें सिर्फ एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया करते थे, और बाकी का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है सर्वाइव करने के लिए वो टेलर्स को दे दिया, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ करता था वो क्या करते थे, वो खुद की लग्जरियस लाइफ में यूज करते थे, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट फार्मर्स को ना दिया करते थे, ना ही कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे, यानी कि एक फिक्स अमाउंट करके रखा था। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आते हैं, फोर्स टू कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, मतलब हमें क्या किया, फोर्स टू शिफ्ट कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि हमें कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया गया। अब हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बचा था, यानी हमें अब क्या करवाया गया, हमें फोर्स करके यानी कि जबरदस्ती हमें ऐसी क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए कहा गया जिनसे क्या होता था, जमींदार जो थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन दोनों को प्रॉफिट होता था, और जो फार्मर्स यानी कि टिलर्स हुआ करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ करता था, क्योंकि जो भी क्रॉप, जैसा कि हम बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करवाती थी, वो इंडिगो यानी कि नील की खेती करवाया करती थी। इससे क्या होता था, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती थी, मिट्टी का जो लेवल है यानी कि सॉइल का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ही नीचे चला जाता था, लेकिन इससे क्या ब्रिटिश राज को बहुत ज़्यादा ही फायदा होता था और जमींदार को भी ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अमाउंट मिलता था, यानी कि उन्हें ज़्यादा अमाउंट रिसीव होता था किसी और इंडस्ट्रीज को सेल करने पे। तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स को अच्छे से बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, और हमें क्या किया गया, फोर्स किया गया कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया गया, मतलब हम नहीं चाहते थे ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करना, तब भी हमें ज़बरदस्ती किया गया। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि आज जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, वो कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी कि जो ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज का टाइम था उस टाइम कैसा था। तो हम बात करेंगे, सबसे जो पहला पॉइंट है, जैसा कि अगर इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि फेमस थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो भी किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो भी हम हाथ से बनाया करते थे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था, क्योंकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी वो सबसे अलग थी और सबसे यूनिक चीज़ थी। तो इससे क्या हुआ, सारे वर्ल्ड में फेमस हो गई। तो इसमें ब्रिटिश रूल था, उनकी राजनीति चली और उन्होंने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। तो जैसा कि हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, अब जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहली जो पॉलिसी लगाई गई वो कौन सी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट करते थे हम, जो हैंडीक्राफ्ट्स को दूसरी कंट्रीज में, जो दूसरी कंट्रीज में फेमस था हमारा हैंडीक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, वो भी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इससे क्या हुआ, जो हमारा गुड्स थे, जो हमारे बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो गुड्स थे वो बिजनेस सेल होने कम हो गए और लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिए, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा आने लगी। जितनी इनकी कॉस्ट बनने में नहीं आती थी, बल्कि उससे ज़्यादा उन्हें सेल किया जाने लगा, उससे ज़्यादा रेट में बेचा जाने लगा। तो क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे क्या किया गया, एक्सपोज किया गया, यानी कि बिल्कुल हटा दिया गया, खरीदना बंद कर दिया। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट,
तो प्रिंसले कोड की बात करें तो सबसे पहले जो प्रायर ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले की अगर हम बात करें तो जो राजाज महाराजाज और प्रिंस वगैरह होते थे ये क्या करते थे, इन्होंने जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को फेमस किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन आते आते इससे ब्रिटिश रूल आए, मतलब ब्रिटिश रूल का टाइम आया और उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो राजाज और महाराजा हुआ करते थे उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। इससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट ही बहुत ज़्यादा फेमस होता था। उन्होंने एक्सप्लॉइट करने में आसान तरीका लगा और उन्होंने क्या किया, इसे एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और इससे उन्हें प्रॉफिट भी बहुत हुआ। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, यानी कि अब क्या हुआ, कंपटीशन करवा दिया मशीन मेड प्रोडक्ट्स से ब्रिटिशर्स ने। यानी कि जो हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हाथ से बनाई हुई चीज़ें बनाते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू मशीनें लगाना स्टार्ट कर दी और इससे क्या हुआ, जो मशीन्स थी उनसे जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो बेटर होते थे क्वालिटी में भी और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत सही था। यानी कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेते। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हाथ से कोई भी चीज़ जैसे कि कोई कंबल बनाया जाए या कोई चादर बनाई जाए तो इससे क्या होगा, हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगेगा, यानी कि एक दिन में एक या दो ही बन पाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो मशीन से बनाने स्टार्ट किए वो कितने दिन में 100-200 ऐसे क्या हुआ, इससे कॉस्ट भी कम आने लगी, टाइम भी कम लगा। न्यू पैटर्न्स डिमांड, न्यू पैटर्न्स डिमांड, तो न्यू पैटर्न्स डिमांड यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसा हमने देखा कि कंपटीशन बन गया था, न्यू चीज़ें आने लगी थी, क्वालिटीज बढ़िया हो गई थी, तो इससे क्या हुआ, पैटर्न ऑफ डिमांड भी चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज थे वेस्टर्न स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था, हमें उसने क्या किया, हमने उसे क्या किया, उसने हमें बहुत अच्छे से पकड़ लिया। तो इससे क्या हुआ, हम जो भी यूज़ करते थे, जो भी चीज़ें खरीदना स्टार्ट की वो हमने किस फॉर्म में की, वेस्टर्न कल्चर्स यूज़ करने स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ, इंडियन जो भी डिमांड थी वो ख़त्म हो गई और इससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें भी इस तरह एक्सप्लॉइट किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये जो सबसे अच्छा पॉइंट था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। यानी कि जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन वो किसने किया था, रेलवेज का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। याद रखिएगा, जैसे कि इसमें डेट दी हुई है 1853 में जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ। इससे फायदा हमें क्या हुआ था, हमारे लिए फायदेमंद नहीं था उस टाइम में, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसे किस लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि जो भी गुड्स यहाँ से वहाँ भेजाने हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने हैं या दूसरी जगह से कहीं और ले जाने हैं, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आसानी हुआ करती थी और ये गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए चलाई थी। लेकिन बाद में हमने भी इसका यूज़ किया, तो हमारे लिए क्या था, अच्छी बात थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए की थी। अब आते हैं थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, ब्लीक एंड नोटेशनल ग्रोथ। यानी कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, थोड़े टाइम बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम थोड़े टाइम बाद बात करें, जैसे कि 1970 के आसपास, तो हमारी थोड़ी बहुत ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, कुछ न्यू इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई इंडिया में, जैसे कि टिस्को इंडस्ट्री, नाम तो आपने सुना ही होगा, टाटा आयरन्स एंड स्टील कॉर्पोरेशंस, ये भी इंडस्ट्रीज आई और इससे क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी इसको एक धक्का लगा, यानी कि एक फोर्स मिला, तो इससे क्या हुआ, हम और ऊपर आने स्टार्ट हो गए। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, यानी कि थर्ड टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड थी, जो हम दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, वो कैसा था, ऑन द ब्रिटिश रूल, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया जो था वो नेट एक्सपोर्टर था, वो किसी भी कंट्रीज को ज़्यादा चीज़ें जैसे कि एक्सपोर्ट करता था, वो भी कौन सी चीज़ है, सिर्फ रॉ मटेरियल, यानी कि कोई भी फिनिश गुड्स इंडिया में नहीं बनता था जिसकी वजह से वो कोई एक्सपोर्ट कर सके, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट करता था वो क्या था, रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि जो इंडिया थी वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल को एंड इंपोर्ट करता था क्या, जो भी फिनिश्ड गुड्स हुआ करते थे। ज़्यादातर जो हमारा बिजनेस हुआ करता था, यानी जो ट्रेड हुआ करती थी, वो किसके साथ, ब्रिटेन के साथ हुआ करती थी, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमें क्या करती थी, किसी भी कंट्री के साथ ज़्यादा नहीं करने देती थी ट्रेड, बल्कि ब्रिटेन के साथ हम ज़्यादा करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा इंडियन रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट बहुत कम आती थी वहाँ पर जाने में, और वहाँ से फिनिश गुड्स भी आते थे जो कि क्या थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए जाते थे और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो
तो इससे क्या होता था, उन्होंने एक पॉइंट बना लिया था इंडिया को, जहां वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल तो वहां बेच दिया करते थे और जो फिनिश गुड्स थे यहाँ लाके सेल किया करते थे। और वैसे ही वह हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, फ्लॉप कर दिया था, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी, अब क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। मोनोपोली अगर हम बात करें तो यानी कि किसी एक का तानाशाही शासन, जैसा कि मतलब कोई एक चला सके, जो भी चीज बहुत ही रिस्ट्रिक्शन से चलाई जाए, वो क्या है, मोनोपोली कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का। अब क्या गवर्नमेंट ने, सिर्फ गवर्नमेंट ही एक ऐसी चीज बन गई थी जो किसी और को फायदा कोई भी नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी प्रॉफिट लेती थी वो खुद के लिए यूज किया करती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी खुद को यानी कि मोनोपोली कंट्रोल कर दिया ट्रेड पे। अब कोई और राज नहीं चला सकता था, जो भी ट्रेड हुआ करती थी यानी जो भी व्यापार हुआ करता था, सिर्फ कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ट्रेड किया करते थे यानी जो हम व्यापार दूसरी कंट्रीज से किया करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें प्रॉफिट तो हुआ करता था, जो सरप्लस तो होता था, लेकिन जो कि बेनिफिशियल होता था किसके लिए, सिर्फ बेनिफिशियल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। यानी कि इसका फायदा कोई और नहीं ले पाता था, जो भी फायदा होता था वो किसके पास जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस आता था वो सिर्फ अपने खजाने में ऐड कर लिया करती थी और किसी को भी इसका प्रॉफिट नहीं मिलता था। और जो भी इसके वर्कर्स काम किया करते थे, थोड़ा बहुत थोड़ा उन्हें पे कर दिया जाता था, वो भी कितना, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। बाकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद रख लिया करती थी, यानी कि बेनिफिट फॉर ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक बार हम तीनों पॉइंट फिर से देखते हैं। नेट एक्सपोर्टर हो गया था, एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था। यानी जो भी एक्सपोर्ट करता था वो क्या, रॉ मटेरियल करता था, इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, वो भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल कर दी, यानी कि अब कोई और राज नहीं चला सकता, बल्कि तानाशाही कर दी। यानी कि जितना वो किसी से भी जितने भी कॉस्ट लेना चाहते थे, किसी भी कॉस्ट पे ले सकते थे, उन्होंने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो भी सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ करता था, सरप्लस, वो सारा किसका बेनिफिट किसके लिए था, ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हुआ करता था। यानी हमारे लिए कोई भी फायदे वाली बात नहीं थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड